जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हुनर एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मित्रों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि साइंस में हम लोग बायोलॉजी की बात कर रहे थे और बायोलॉजी में टॉपिक है साथी डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। तो पाचन तंत्र या डाइजेस्टिव सिस्टम जिसको हम कहते हैं, इसका ये साथी पार्ट दूसरा है। पहले पार्ट में हमने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में कुछ चीजें बताया हुआ था, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है और मुख से जो डाइजेशन होता है मनुष्य मुख से स्टार्ट करता है, और उसके कुछ पार्ट्स बताए हुए थे, लार ग्रंथियों के बारे में, जिह्वा के बारे में, ये सारी चीज़ों की चर्चा की हुआ था। तो साथ ही अगर उस क्लास को नहीं देखा है तो चैनल में जाकर के प्लेलिस्ट बना हुआ है, हुनर एजुकेशन चैनल पर जाएंगे और वहां पर प्लेलिस्ट में जाएंगे और प्लेलिस्ट में यूपी पुलिस 2026 हुनर बैच साइंस करके आएगा, वहीं पर आपको मिल जाएंगी क्लास। साथ ही अब आगे हम बात करेंगे, इस वीडियो में आपसे डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा समाप्त किया जाएगा। तो क्लास को सबसे पहले अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। तो साथ ही ज्यादा समय न करते हुए हम लोग क्लास की ओर बढ़ेंगे और सबसे पहले आपका एक लाइक चाहेंगे और एक कमेंट चाहेंगे, ठीक है? तब तक करिएगा और हम आप बढ़ते हैं आगे अपने क्लास की ओर। क्या है डाइजेस्टिव सिस्टम का ये पार्ट सेकंड है साथी। अब बढ़ते हैं अपने क्लास की ओर। देखिएगा आप, इस डाइजेस्टिव सिस्टम में क्यों क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है साथी, ये आपके एग्जाम्स के लिए तो है भी, फिलहाल ये उन सभी बच्चों के लिए है जो अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स कोई भी हो, ये यूपी पुलिस को ही डेडिकेट तो सिर्फ किया गया है, लेकिन साथी वो कोई भी एग्जाम हो, एसएससी का, रेलवे का, बैंक का, पुलिस का, जिस चीज का आप चाहते हो, अगर इस टॉपिक से आएगा तो आप पूरी तरह से क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे। ये उम्मीद है आपसे कि आप कर पाओगे पूरी तरह से, क्योंकि इसमें मैंने ऐसा तथ्य कोई छोड़ा नहीं है। अगर छोड़ा भी है तो आप बता सकते हैं कमेंट के माध्यम से, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं साथी, ठीक है? और हाँ, उन बच्चों के लिए भी है जो ये मत सोचिए सिर्फ कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए, ये वो बच्चों के लिए है जो कि एकेडमिक में भी हैं, उनके लिए भी बेनिफिशियल क्लास होने वाली है। सबसे पहले लाइक करके आगे बढ़ते हैं। चलिएगा साथी, देखते हैं कि यहां पर आप देख रहे होंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम के जो हम पार्ट्स पढ़ते हैं कि कहां कहां से इस डाइजेस्टिव सिस्टम की स्टार्ट होता है, तो देखिएगा जरा। तो मुख का जो पाचन स्टार्ट होता है साथी, वह जो डाइजेशन स्टार्ट होता है वो मुख से स्टार्ट होता है। कैसे? क्योंकि मुख में जब भोजन करोगे तो छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ करके ही उसका डाइजेशन होता है। क्योंकि हम लोग बड़े मतलब कोई भी चीजें खाते हैं, जैसे नहीं टुकड़ा खाया, कोई रोटी का टुकड़ा खाया, ठीक है? तो जब मुख में भोजन जाता है, मुख में, तो उसको किस नाम से जानते हैं? ये याद रखिएगा, बोलस। मुख में जो भोजन होता है, मुख में भोजन को किस नाम से जानते हैं? बोलेंगे इसको बोलस के नाम से जानते हैं, बोलस। और बोलस ये मतलब क्या होता है? मतलब अधकुचा, अधकुचला, अधकुचला भोजन होता है, क्योंकि दांतों के द्वारा उतना नहीं पीस पाता है ना, तो ये जिसको बोलस कहा जाता है। इसके बाद सेकेंड टर्म में आता है बोलस के बाद काइम। इसी भोजन को काइम कहा जाता है। और काइम ये कहां पर कहा जाता है? बोलेंगे आमाशय में। आमाशय जिसको स्टमक कहते हैं, जिसको हम लोग पेट कहते हैं। इसके बाद काइम के बाद यह कहां पर जाता है? छोटी आंत। छोटी मतलब इसको किस नाम से जाना जाएगा? काइल कहा जाता है, फिर काइल। और एक काइल कहां पर कहा जाता है साथी? बोलेंगे ये है आपका छोटी छोटी आंत में, छोटी आंत, ठीक है? छोटी आंत, फिर बड़ी आंत, बड़ी आंत, इस तरह से वहां पर काइम कहा जाता है, ठीक है? तो ये पार्ट है भोजन के, तो किस तरह से वहां गुजरेगा ये चीजें। तो मुख से हुआ, मुख से होकर के आहार नाल से होते हुए जाकर के आमाशय अर्थात पेट में जाएगा, और पेट के बाद फिर छोटी आंत, फिर बड़ी आंत, इसके बाद बाहर कर दिया जाता है अवशिष्ट पदार्थ को। तो ये सब चीजों की चर्चा करेंगे। साथ ही हम लार ग्रंथियों के बारे में मैंने आपको बता दिया हुआ था, है ना?
कितने प्रकार के लार ग्रंथियां होती हैं कमेंट में जल्दी से बताइएगा। लार ग्रंथियों के कितने प्रकार होते हैं साथी? लार ग्रंथियां 3 प्रकार की मैंने बताया था। क्या? पैरोटिड, पैरोटिड पहला, दूसरा सबलिंगुअल, सबलिंगुअल, फिर तीसरी थी सब मैंडिबुलर, सब मैंडिबुलर। तो इस तरह से 3 प्रकार की लार ग्रंथियां होती हैं, 3 है ना, 3 प्रकार की। और ये कितने जोड़ी होती है पूछ सकता है, जोड़े में, जोड़े में भी कितनी होती है सोची? 3 होती है, 3 जोड़ी। अगर पूछ सकता है संख्या बताएं, संख्या कितनी होती है जोड़ी में? जोड़े में 3 है तो संख्या कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। समझ पा रहे हैं? ये सब चीजें हैं। तो जीव के बारे में सारी चीजें हो गई थी, अब आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है। चलिएगा, देखिएगा कि मुख, यहां पर हम देख रहे हैं क्या? मुख, ठीक है। और तो मुख के बारे में चर्चा करते हुए चलेंगे। मुख जो है, भोजन का पाचन मुख से प्रारंभ होता है साथी, और मुख में कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च, मंड का पाचन होता है। हम इसकी क्लास पहली क्लास में बात कर चुके थे, लेकिन यहां फिर से रिवीजन के तौर पर और उससे ज्यादा डाटा के साथ चलते हैं। भोजन का पाचन साथी कहां से होता है? बोलेंगे मुख से होता है, प्रारंभ हो जाता है। और इस भोजन को, अधकुचला जो भोजन होता है उसको किस नाम से जाना जाता है? बोलेंगे बोलस, बोलस कहा जाता है साथी, ठीक है, याद रखिएगा। मुख में कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च तथा मंड का पाचन होता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, स्टार्च, मंड या जिसको माड़ कहते हैं, चोकर कहते हैं, उसका पाचन हो जाता है, ठीक है। मुख में पाए जाने वाले एंजाइम साथी, जो एंजाइम है साथी, वो बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि इन एंजाइम्स का डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत ही बड़ा रोल है, ठीक है। सलाइवरी जो होती है, सलाइवरी एंजाइम्स में यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर होता है साथी टाइलिन। क्या नाम है? टाइलिन। टाइलिन एंजाइम है, ये मुख में पाया जाता है। पूछ सकता है टाइलिन एंजाइम कहां पर पाया जाता है? ऐसे साधारण, यह सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम है साथी, ठीक है। स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट जिसको बोलते हैं हम लोग, को तोड़ करके यह माल्टोज में बदल देता है, माल्टोज में बदलता है। तो जो टाइलिन है, इसका कार्य क्या है? बोलेंगे स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट को तोड़कर किसमें कन्वर्ट करता है, किसमें बदलने का कार्य करता है? बोलेंगे माल्टोज मिलता है साथी। माल्टोज एक प्रकार की क्या है? माल्टोज एक प्रकार की शर्करा है। शर्करा का मतलब क्या है? सुगर है। क्या है? शर्करा का मतलब साथी क्या है? सुगर है, याद रखिएगा, शर्करा है। और यह कैसी शर्करा है? कहां पर पाई जाती है सबसे ज्यादा? बोलेंगे अंकुरित, अंकुरित अनाजों में पाई जाती है, अंकुरित अनाजों में। यह हम साधारण कह सकते हैं कि यह अनाजों, अनाजों की शर्करा है। किसको किस नाम से जानते हैं? बोलेंगे अनाजों की शर्करा के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। पाचन की शुरुआत साथी कहां से होती है? बोलेंगे मुख से होती है। और लिंगुअल, यहां पर देखेंगे कि यह जो हम टंग की बात करें, यह जीभ से निकलता है। अब यहां पर लिंगुअल लाइपेस जो दूसरा एंजाइम है साथी, अब यहां पर दूसरे एंजाइम की बात कर लेते हैं साथी। क्या करें? अब देखिएगा कि यहां पर किसकी बात हो रही है? पहला हो गया टाइलिन, अब किसकी बात हो रही? लाइपेज। तो लिंगुअल लाइपेज, अर्थात हम इसको क्या बोलते हैं? लाइपेज। और लाइपेज क्या है? लाइपेज एक प्रकार का एंजाइम है साथी, ठीक है, याद रखिएगा। यह जीभ टंग से निकलता है, मतलब ये लाइपेज एंजाइम कहां से निकलता है? बोलेंगे जीभ से निकलता है, जिह्वा से निकलता है, टंग से निकलता है। यह फैट को तोड़ता है। किसको तोड़ने में मदद करता है? यह फैट बसा को तोड़ने का कार्य करता है। लेकिन इसका पूरा इफेक्ट जो है कि पेट में, स्टमक में, आमाशय में देखने को मिलता है। तो मुख में आप लोग देख रहे हैं कितने एंजाइम हुए अभी? टायरिन और लाइपेज। अगला एंजाइम बात करते हैं आगे, देखिएगा। अगला एंजाइम है साथी लाइसोजाइम एंजाइम। इसे रक्षात्मक एंजाइम के नाम से भी जाना जाता है। लाइसोजाइम एंजाइम, याद रखिएगा, इसका एक क्या नाम है साथी? लाइसोजाइम एंजाइम। लाइसोजाइम एंजाइम, अर्थात यह किसका कार्य करता है? हानिकारक बैक्टीरिया को, जो भी आप लोग खा लेते हैं ना, मान लीजिए जाने अनजाने कुछ ऐसी वस्तुएं आपने खा लिया जो कि आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो मुख से आपने खाया है, तो मुख में जब लार बनेगी और उस लार में क्या पाया जाएगा? जो सलाइवा है उसमें क्या पाया जाएगा? लाइसोजाइम एंजाइम। जब लार बनेगी तो जरूर है कि पाया जाएगा।
और इस लाइसोजाइम एंजाइम में जितने भी हानिकारक बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं साथी, वह उनको नष्ट कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, समाप्त कर देता है, मार देता है। याद रखिएगा, दुश्मन है लाइसोजाइम एंजाइम बैक्टीरियाज का, जो आपने खाया हुआ है अपने भोजन में, उसको समाप्त कर दिया। दूसरी चीज कि आप लोगों ने देखा होगा कि मनुष्य में अगर घाव हो जाए तो हम लोग चिकित्सक के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाइयां लेते हैं, अपना घाव वगैरह टूट फट जाए, कट पिट जाए कहीं पर, तो इस तरह से अपना ट्रीटमेंट कर लेते हैं। लेकिन जो जानवर होते हैं, आपने देखा होगा, कुत्ते हो गए, जानवर अन्यथा जो जंगली जानवर होते हैं जिनका कोई ट्रीटमेंट नहीं हो सकता है, वो लोग अपने घाव को चाट करके समाप्त कर लेते हैं। क्यों? क्यों? उनका चाटने से क्या होता है भाई? भाई उनको क्या होता है साथी कि जीभ में जो लार है, लार में पाया जाने वाला जो लाइसोजाइम एंजाइम है, जो डाइजेस्ट करता है, जो समाप्त कर देता है, जो पचा देता है, बैक्टीरिया को समाप्त कर देता है। इसीलिए धीरे धीरे जब बैक्टीरिया समाप्त हो जाएगा, है ना, जो हानिकारक बैक्टीरिया आया हुआ है या पड़ा हुआ है, तो उसको समाप्त कर देगा तो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आप लोग? तो ये लार में होता है। कभी कभी देखा होगा ना, दाग को मिटाने में भी कभी कभी बासी जो है कि थूक लगाने से ऐसा व्यक्ति कहते हैं कि सही हो जाता है, तो वो बात सच है। तो उसमें क्या है साथी? बैक्टीरिया को समाप्त कर देता है उसको। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। यह डाइजेशन से ज्यादा प्रोटेक्शन देता है, मतलब यह पाचन से ज्यादा क्या करता है? प्रोटेक्शन देता है, रक्षा देने का कार्य करता है साथी। याद रखिएगा, बैक्टीरिया को यहां पर नष्ट कर देने का काम करता है। माउथ को इन्फेक्शन से रोकता है, कोई भी मुख में इन्फेक्शन हो जाते हैं, कोई भी बीमारियां हो जाती हैं मुख की, उसको भी रोकता है कौन? लाइसोजाइम एंजाइम। उम्मीद है साथी इस बात को आप समझ पाए होंगे। अगर समझ पाते हैं, क्लास अच्छी लगती है तो लाइक करते जाइएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत ही मजा आने वाला है साथी। याद रखिएगा, आगे आइए देखिएगा। अब यहां पर हम बात कर लिए मुख की, अब आगे बात करेंगे कृष्णी। मुख से नीचे अब बढ़ेंगे तो मिलेगा आपको क्या? ग्रसनी। ग्रसनी के भाग है पार्ट्स। ग्रसनी के भाग, तो ग्रसनी को तीन भागों में बांटा गया है साथी। पहला है नासा ग्रसनी, ये नाक के पास में है, नाक के पीछे केवल हवा का मार्ग होता है। मुख ग्रसनी जो होती है, मुख के पीछे भोजन और हवा दोनों गुजरते हैं इससे। और कंठ ग्रसनी जो होती है, इसे सबसे नीचे का भाग होता है, यहां से रास्ता अलग हो जाते हैं। यहां से रास्ता, कंठ के बाद रास्ता ग्रसनी के अलग हो जाते हैं। एक फुफ्फुस द्वार की ओर जाता है, फेफड़ों की ओर जाता है, और एक आहार नाल जिसको आमाशय की ओर ले जाती है। ठीक है, याद रखिएगा साथी। और यहीं पर एक मतलब कह सकते हैं कैप लगी होती है, उसको बोलते हैं ट्रैकिया। जो ट्रैकिया होती है, आप इस तरह से समझ पाइएगा। यहां पर देख पा रहे हैं आप लोग, ये जो है, ये आपने जो है कि भोजन किया हुआ यहां से, तो यहां से भोजन आके इस तरह से जाएगा। और यहीं पर एक चीज और भी लगी होती, ये तो आपकी क्या हो गई? आहार नाल हो गई। ये क्या हो गई? पूरी आहार नाल है। और यहीं से साथी एक यहां पर आप लोग देखते होंगे, ये जो है ना, ये क्या है? ये श्वास नली है। क्या है? श्वास नली। और ये क्या है साथी? ये है आहार नाल, जिसको बोलते हैं आहार नाल को क्या है? यही है ग्रसनी। ठीक है ना, ग्रसनी है। और यहीं पर एक कैप लगी होती है साथी, ये, और इसको बोलते हैं क्या? ट्रैकिया। क्या बोलते हैं साथी? इसको किस नाम से जानते हैं? बोलेंगे ट्रैकिया के नाम से जानते हैं। और यहीं से क्या होता है? अलग अलग हो जाता है श्वास नली और आहार नली। आपने क्या किया होगा कि जब भोजन कर रहे होंगे तो कभी कभी ऐसा होता है कि व्यक्ति अगर पानी पी रहा होता है, कोई भोजन कर रहा होता है, कोई ऐसी बात हो जाए कि आपको हंसी आ जाए, तो तुरंत जो है कि क्या हो जाता है? भोजन वापस हो जाता है या पानी वापस हो जाता है, आप उल्टी कर देते हैं उसकी, है ना। और यह हो जाता है कि ऊपर चढ़ जाता है, मतलब सर में चढ़ने लगता है, आपको दर्द होने लगता है इस तरीके से। क्यों? क्योंकि आपने जैसे ही भोजन कर रहे थे, भोजन करने के दौरान आपने हंसा, और हंसने के दौरान आप वायु लेने लगे, हवा लेने लगे। मतलब हवा, हंसने का कार्य किससे होता है? फेफड़े जब हवा लेंगे तो हंसेंगे बार बार से। तो जब फेफड़े पर अगर भोजन चला जाए तो तुरंत तत्काल डेथ हो जाएगी, व्यक्ति मर जाएगा। तो इसीलिए ट्रैकिया क्या करता है? उस भोजन कर रहे, जब आप भोजन कर रहे थे तो आहार नाल से भोजन जा रहा था आमाशय में, और तुरंत क्या हुआ कि अचानक से किसी ने हंसी दिलवा दिया, खाते खाते आपको हंसी आ गई, तो अब क्या होगा? वो तुरंत उस मार्ग को बंद कर देगा। किसको बंद कर देगा? मतलब जो आप हंसी कर रहे थे तो श्वास नली वाले मार्ग को खोल देगा और इस आहार नाल वाले को बंद कर देगा। क्या कर देगा?
तो क्या होगा, आपने जो भोजन किया हुआ है ना तो तुरंत वापस मारेगा, तुरंत वापस मारेगा, तो कहीं नाक में जिससे आकर के बाहर हो जाएगा, इस तरीके से होता है। समझ पा रहे हो ना? तो यही काम करता है, इसको बोलते हैं ट्रैकिया। याद रखिएगा। आगे पहुंचते हैं हम लोग। भोजन का अब ये क्या करता है, भोजन को अन्न नली तक पहुंचाने का काम करता है और हवा को फेफड़ों की ओर भेजने का काम करता है, निगलने में मदद करने का काम करता है। साथी समझ पा रहे हैं यहाँ बात? चलिए आगे बढ़े जाए। अब देखिएगा कि जो ग्रास नली है साथी, ग्रास नली, ये है आपकी ग्रास नली। समझ पा रहे हैं? ये है आपकी ग्रास नली, ईसोफेगस जिसको बोलते हैं, ग्रास नली। फिर ये है आपका क्या, स्टमक, पेट जिसको कहा जाता है। ठीक है। ग्रास नली की जो लंबाई है साथी वो 25 सेंटीमीटर होती है, कभी कभी पूछ सकता है। मोटाई जो होती है 25 से 30 mm की होती है, मिलीमीटर तक होती है। ग्रास नली जो है, यह नली जिसमें भोजन ग्रास नली कहा जाता है, प्रवेश करता है यहाँ पर जाकर के क्रमाकुचन के द्वारा। क्वेश्चन कहता है कि जो पेट में भोजन ग्रास नली से गुजरता है वह किस माध्यम से जाता है? क्यों? क्रमाकुचन के माध्यम से एक लहरदार होले होले करके जाता है। क्यों? क्योंकि एकदम से जाएगा तो एकदम से पेट में जाएगा तो धक्का लगेगा। कभी कभी देखा होगा सुबह के दौरान या कभी खाली पेट होते हैं तो आप पानी पी जाते हैं तो डायरेक्ट अगर जाता है तो पेट में बहुत ज्यादा धक्का लगता है, दर्द होता है, सहनीय दर्द हो जाता है कभी कभी, जिससे व्यक्ति को जो है कि बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है, तो परेशान हो जाता है। साथ ही समझ पा रहे हैं ना? तो एक क्रमाकुचन के माध्यम से धीरे धीरे जाकर के इस तरह से जाकर के बढ़ता है। ठीक है। तो ग्रास नली में क्रमाकुचन के माध्यम से मांसपेशियों की तरंग जैसी गति भोजन को नीचे की ओर बढ़ाती है। म्यूकस, और यहीं पर म्यूकस ग्लैंड भी पाई जाती है। याद रखिएगा कि ग्रास नली में कौन सी ग्रंथियां पाई जाती हैं? ग्रंथियां का मतलब गांठें, जिनको इंग्लिश में ग्लैंड बोला जाता है। म्यूकस ग्लैंड ग्रास नली में उपस्थित होती हैं, जो कि म्यूकस रस का स्राव करती है। श्लेष्मा का मतलब रस से है, जूस से है, रस का स्राव करती हैं। और इसके जो कार्य की बात करें तो ग्रास नली भोजन को आमाशय तक पहुंचाने का कार्य करती है। इसका कार्य क्या है साथी? भोजन को आमाशय तथा पेट तक पहुंचाने का कार्य है। चलिए आगे बढ़ा जाए साथी। तो चलिएगा देखिएगा, अब देखते हैं हम अगला पार्ट है साथी आमाशय। आमाशय स्टमक अर्थात पेट। ठीक है। आइएगा आमाशय की बात करते हैं साथी हम लोग। आमाशय, आमाशय की बात करें, देखें साथी क्या है। आमाशय का आकार पूछ सकता है, किस आकार का होता है साथी? जे आकार का होता है, जे जैसा होता है, इंग्लिश के अक्षर कैपिटल जे की तरह होता है। यहां पर कौन सी रस पाया जाता है? जठर रस पाया जाता है, गैस्ट्रिक जूस पाया जाता है साथी। ठीक है। गैस्ट्रिक रस का स्राव होता है। तो पूछेगा कि बताइए जठर रस का स्राव या निकलता है, रिलीज कहां से होता है? बोलेंगे आमाशय से, आमाशय रिलीज करता है। और आमाशय में जो है कि जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं जो जठर रस का स्राव करती हैं, जो कि अम्लीय होता है। कैसा होता है? अर्थात जठर रस का प्रभाव कैसा होता है, वह किस तरह होता है? बोलेंगे अम्लीय होता है, अम्लीय। याद रखिएगा एसिडिक होता है। जठर रस के घटक कंपोनेंट्स क्या होते हैं साथी? एंजाइम यहां पर पाए जाते हैं। तो जठर रस में एंजाइम कौन कौन से पाए जाते हैं, मतलब आमाशय में? तो आमाशय में पाए जाने वाले एंजाइम की बात करें तो सबसे पहला साथी है पेप्सिन। पेप्सिन का कार्य क्या होता है साथी? या प्रोटीन, पा से पेप्सिन याद रखिएगा, पा से प्रोटीन भी याद रखिएगा। ठीक है। पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को पचाने में सहायक होता है। तो मतलब यहां पर जो पाया जाने वाला एंजाइम पेप्सिन है आमाशय में, वह क्या करता है? प्रोटीन, जो भी आपने खाया है प्रोटीन, उसको पचाने का कार्य करता है। साथ ही आपसे एक सवाल है कि बताइए प्रोटीन सबसे ज्यादा किस में पाया जाता है? प्रोटीन सबसे ज्यादा किस में पाया जाता है? सर्वाधिक, सर्वाधिक किस में पाया जाता है? याद रखिएगा सर्वाधिक किस में? तो याद रखेंगे प्रोटीन साथी सर्वाधिक किस में पाया जाता है? जल्दी से बताइएगा, ये क्वेश्चन है आपके लिए, कमेंट करें। ठीक है। और रेनिन जो है, रेनिन जो एंजाइम है साथी, दूध में केसिन प्रोटीन को पैरा केसिनेट में बदलने का कार्य करता है। दूध में पाए जाने वाले जो प्रोटीन होता है साथी, उसका नाम होता है केसिन प्रोटीन। उसको किसमें कन्वर्ट करता है, परिवर्तन कर देता है, अर्थात दूध को दही में बदलने का कार्य करता है। बात को समझिएगा। ये अर्थात हम कह सकते हैं जो रेनिन है, रेनिन यह क्या करता है? दूध को दही में कन्वर्ट करता है, दही में बदलने का कार्य करता है, बदलने का कार्य। याद रखें। तो क्या होता है साथी कि जो छोटे बच्चे होते हैं तो वो बचपन में दूध ही पीते हैं, बहुत मन शिशु जो होता है, बालक। और देखा होगा कि उनका अगर धोखे से पेट दब जाए, होता भी है कभी कभी, छोटा बच्चा होता है, आप नहीं समझ पाते हैं कि इसमें कितनी पोटेंशियल है, वो क्षमता है। आपका हाथ लगा या कुछ भी दबा दिए तो उसको उल्टी हो जाती है। अर्थात आपने पेट दबा दिया तो क्या हो गया, उसको उल्टी हो जाती है। किसकी उल्टी हो जाएगी? वो दही की उल्टी हो जाती है उसको, वो मतलब दही की जैसी उल्टी दिखने लगेगी।
दही जैसी उल्टी फिर जो है कि उसको दिखने लगती है, इस बात को याद रखिएगा। दही जैसा उसको मतलब दही जैसी उल्टी होने लगती है, आप देख पाएंगे उसको, ठीक है। तो ये होता है, दूध को दही में बदलने का कार्य करता है, अर्थात प्रोटीन जो कैसीन प्रोटीन होता है उसको पैराकेसिनेट में बदलने का कार्य करता है। जो म्यूसिन है साथी, म्यूसिन आमाशय में जो पाया जाता है प्रोटीन, या उसकी दीवार मतलब म्यूसिन जो है एंजाइम, म्यूसिन जो होता है वह आमाशय में जो दीवार होती है उसको एससीएल, एससीएल से बचाता है, क्योंकि एससीएल जो होता है ना साथी वह हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, बहुत ही ज्यादा खतरनाक जो है कि यह एसिड होता है, इसका सबसे ज्यादा जो है कि इतना जो है कि प्रभावशाली, इतना शक्तिशाली एसिड होता है कि बहुत ही ज्यादा, याद रखिएगा। जो कि हमारे पेट में ही पाया जाता है। इसको कौन इससे रक्षा करने का कार्य करता है, तो बोलेंगे म्यूसिन एंजाइम करता है। अब अगला देखिएगा, एससीएल क्या होता है, एससीएल हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसकी हम बात कर रहे हैं, हानिकारक जीवाणुओं को यह नष्ट कर देता है क्योंकि इतना ज्यादा एसिडिक होता है। जब आपने मुख में खाया हुआ भोजन था वहां पर लाइसोजाइम हानिकारक पदार्थों को नष्ट कर रहा था, इसके बाद जो बचा कुचा वो पेट में आकर के एससीएल उसको समाप्त कर देगा अपने अम्लीय प्रभाव से। टाइलिन क्या होता है साली, यहाँ पर टाइलिन का प्रभाव को निष्क्रिय कर दिया जाता है, यहाँ पर निष्क्रिय हो जाता है। अम्लीय माध्यम से प्रोटीन का पाचन अच्छा होता है, मतलब कि जो प्रोटीन होता है वह एसिडिक में अच्छी तरह से डाइजेस्ट हो जाता है, इस बात को समझते जाइएगा। यहाँ भोजन का जो यहाँ भोजन आकर के अर्धद्रव रूप में, जिसको काइम कहा जाता है, जो अभी मैं बोल रहा था साथी काइम ना, तो यही है काइम, फिर बाद में काइल हो जाता है, बदल जाता है। तो ये सारे तथ्य आपके थे। अब यहाँ पर कह सकता है कि बताइए जो आमाशय है ना, आमाशय है, इसके कितने भाग हो सकते हैं, कितने भाग होते हैं। जो पहला पार्ट है यहाँ पर देख रहे हैं साथी, इस वाले पार्ट को आप देख पा रहे हैं, तो ये है साथी कार्डिक, इसको क्या कहा जाता है, कार्डिक या कार्डियक, ठीक है, कार्डिया इसको कह सकते हैं, कार्डिक। फिर होता है साथी ये क्या होता है, कार्डिक, फिर होता है फंडिक, फंडिक, ठीक है जी, फंडिक। और ये साथी क्या होता है, ये वाला पार्ट, इसको बोलते हैं पाइलोरिक। तो इसके तीन भाग होते हैं साथी, कार्डिक, फंडिक और पाइलोरिक। जो कार्डिक पहला भाग होता है, और जो फंडिक होता है यहां पर कंटीली संरचनाएं होती हैं, इस तरह से अंदर वाले पार्ट में कंटीली संरचनाएं होती हैं, कांटे नुमा इस तरह से रखे होते हैं, मतलब बने होते हैं, यहाँ पर इंटरनल, इंटरनल अंदर बने होते हैं। तो क्या होता है जब व्यक्ति भोजन करता है तो यहाँ पर कम से कम 4 घंटे तक भोजन फंसा रहता है इन्हीं फंडिक में, और यहाँ पर जितने भी आमाशय में पाए जाने वाले एंजाइम होते हैं वो उसको यहाँ पर उस आए हुए भोजन को डाइजेस्ट करने का काम करते हैं, पचाने का काम करते हैं। तो जब यहाँ पर पच जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है भोजन, क्योंकि पूरी तरह से पचता नहीं है, ये भी याद रखिएगा अभी, क्योंकि अभी डाइजेशन मुख से हुआ था, मुख में कुछ एंजाइम हुए, है ना, और इसके बाद आमाशय में आए जाने वाले वहां से एंजाइम हुए, उनको भी डाइजेस्ट करने का काम कर किया। ये फंडिक क्या करता है, इन कांटेनुमा संरचनाओं को, भोजन को फंसा के रखने का कार्य करता है और सारे एंजाइम के माध्यम से डाइजेस्ट करवाने का काम करता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स को। फिर क्या होता है, जब ये भोजन यहां से निकलता है आमाशय तो जाता है छोटी आंत में साथी। जब छोटी आंत में जाता है ना भोजन, तो यहां पूर्ण पाचन छोटी आंत में ही होता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट तथ्य होगा कि भोजन का पूर्ण रूप से पाचन कहां पर होता है, बोलेंगे छोटी आंत में होता है, कि छोटी आंत का आकार बहुत ही मतलब बड़ा होता है, आकार का मतलब उसकी लंबाई बड़ी होती है, याद रखिएगा। वहां पर जाकर के, क्योंकि छोटी आंत के कई पार्ट होंगे, डिडोनम, जेजुनम, इलियम, तो उस तरह से वहां पर उसके कई आकार में उसको मतलब पूरी तरह से डाइजेस्ट करने का काम छोटी आंत में ही होता है, याद रखिएगा। भोजन यहाँ पर कितने घंटे तक रहता है, 6 घंटे। अगर यही कांटेनुमा संरचनाएं क्या होता है, उपवास या व्रत के दौरान आप लोग निराहार रहते हैं, मतलब कुछ भी नहीं खाते हैं, तो क्या होता है कि जब आपके पेट में भोजन नहीं है तो एंजाइम तो अपना कार्य करेंगे ना, एंजाइम तो डाइजेस्ट करने का काम करेंगे। तो क्या होता है साथी, ये कांटेनुमा जो संरचनाएं होती हैं इनको मिलना चाहिए, उनको डाइजेस्ट करने के लिए कुछ चीज होनी चाहिए, लेकिन आपने कुछ खाया ही नहीं है या लंबे समय तक नहीं खाया है, तो क्या होता है व्यक्ति फिर क्या हो जाता है, उसमें एनर्जी की कमी आ जाती है, क्योंकि भोजन से ही तो एनर्जी मिलती है ना। तो जब ये आमाशय में जो कांटेनुमा संरचनाएं हो, जिसको फंडिक बोलते हैं, ये संरचनाएं आपस में क्या होती है, जब सिकुड़ने लगता है पेट, जब कुछ नहीं रह जाता सिकुड़ने लगेगा, जब सिकुड़ने लगेगा तो यही कांटे आपस में चुभने लगते हैं, एक दूसरे की दीवार में चुभने लगते हैं, तो ऐसा लगता है आपको कि पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, चूहे नहीं कुछ दौड़ रहा होता है वहां पर ये पेट के जो फंडिक में
कांटे हैं इंटरनल, जब वहां पर कुछ नहीं होता है, वो क्रमाकुचन होता है इंटरनल, तो क्या होता है कि यही जब चुभने लगते हैं तो हमें दर्द का एहसास होता है भूख के कारण, ठीक है, तभी हमें बहुत ज्यादा भूख लगती है, तभी हम लोग खाना खाते हैं। बात सही है कि नहीं? तो चलिए आगे बढ़िएगा, ये बात अगर समझ में आ रही है आपको तो लाइक करते भी जाएं साथी, और देखिएगा आगे। देखिएगा यहाँ पर आमाशय, हम लोग देख रहे हैं आमाशय को ही। आमाशय में पाए जाने वाले एंजाइम साथी, अब पेट में पाए जाने वाले एंजाइम क्या क्या थे? पेप्सिन। तो पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को तोड़कर एक पेप्टाइड में बदल देने का कार्य करता है, ठीक है। और मुख में पाए जाने वाले एंजाइम यहां पर जो होगी निष्क्रिय हो जाते हैं। दूसरा रेनिन, अभी मैंने बताया था रेनिन के बारे में, और भी देखिएगा। रेनिन क्या कार्य करता है? मुख्यतः शिशुओं में पाया जाता है, और रेनिन किसका काम करता है? दूध को दही बदलने का काम करता है। और दूध में प्रोटीन जो पाया जाता है, साथी क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो दूध में साथी पाया जाता है प्रोटीन। अभी उसका आंसर आपने नहीं दिया क्या? जो मैंने बताया था कि प्रोटीन सबसे ज्यादा सर्वाधिक किसमें पाया जाता है साथी? प्रोटीन सर्वाधिक पाया जाता है, जानिएगा, इसका नाम है शैवाल, और उस शैवाल का नाम है साथी क्लोरेला। क्लोरेला, क्लोरेला शैवाल में 73 to 75% प्रोटीन होता है, याद रखिएगा। फिर इसके बाद साथी किसमें होता है? क्लोरेला के बाद फिर होता है साथी मशरूम में। मशरूम में अप्रॉक्स 52 to 55%। और मशरूम के बाद साथी किसमें होता है? बोलेंगे बोलेंगे दालों में। हम कह सकते हैं कि दालों में नहीं होता है आपका सोयाबीन, जो आप पढ़े होंगे, सोयाबीन। सोयाबीन में फिर किस में होता है साथी? दालों में। दालों में फिर किस में होता है साथी? अंडे में। फिर इस तरह से आपका प्रोटीन होता है। सबसे ज्यादा पूछ सकता है सोयाबीन में, पूछा जाता है कितने परसेंट पाया जाता है, ये बताइएगा परसेंटेज। मैंने इतना बता दिया, वो आगे बहुत सारी चीजें मिलेंगी आपको, ठीक है। तो अब यहां पर रेनिन हो गया, इसके बाद गैस्ट्रिक लाइपेज, जो गैस्ट्रिक ग्रंथियां होती हैं इसको लाइपेज बोला जाता है। यहां पर एंजाइम निकलता है, बसा को जो है फैटी एसिड को ग्लिसरॉल में तोड़ देता है, तोड़ देता है। बसा जो होता है ना फैट, इसको चर्बी बोलते हैं, तो इसको ये किस में तोड़ देता है? ग्लिसरॉल में तोड़ देता है। इसका प्रभाव कम कर देता है, अर्थात कम सक्रिय एंजाइम है, यहां पर इसका कोई विशेष महत्व नहीं रह जाता है, याद रखिएगा। तो आपके एंजाइम को भी आप समझ पाए होंगे, उम्मीद है। अब आगे बढ़ा जाए, आगे मिलता है साथी लीवर। तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम का अन्य पार्ट्स में आता है लीवर। लीवर को साथी किस नाम से भी जानते हैं, तो कई बार पूछा जा सकता है। तो क्या मेरे दोस्त बताइएगा, लीवर को और किस नाम से जानते हैं मेरे प्रिय दोस्त? बताएं जल्दी से, लीवर को और किस नाम से जानते हैं, बताइए। लीवर को साथी कहते हैं जिगर। लीवर को किस नाम से जानते हैं मित्र? बोलेंगे कि लीवर को जानते हैं साथी, अर्थात इसको हम कहते हैं जिगर। इसी को बोलते हैं साथी कलेजा, कलेजा, ठीक है, जिगर, कलेजा। और यही है साथी आपका क्या? यकृत। और यही है लीवर, याद रखिए, यही है लीवर, यही है कलेजा, यही है जिगर, सब कुछ साथी यही है। कलेजा मतलब जिगर की बात हो रही है, वहां दिल नहीं है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। यकृत मानव शरीर का त्वचा के बाद दूसरा सबसे बड़ा अंग है। तो पहला अंग साथी क्या बना? त्वचा। तो मानव शरीर का सबसे आकार में सबसे बड़ा आकार या भाग किसका होता है? बोलेंगे स्किन का होता है। मानव शरीर का सबसे बड़ा भाग पूछा जाए, बोलेंगे स्किन है, त्वचा है, ठीक है। दूसरा सबसे बड़ा अंग की बात करें तो दूसरा सबसे बड़ा अंग है साथी क्या? यकृत, लीवर, जिगर। तो अब इसके बाद मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करें तो यही है, सबसे बड़ी ग्रंथि है। और अग्न्याशय जो है दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। अग्न्याशय जो है दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। पहली ग्रंथि याद रखेंगे यकृत, और दूसरी है अग्न्याशय, इसको पैनक्रियास बोलते हैं। वजन जो होता है साथी यकृत का अर्थात लीवर का हमारे 1.5 to 2 kg, मतलब 1.5 किलो से लेकर के 2 kg के अंदर पाया जाता है। पुनर्जन्म अर्थात इसमें पुनरुद्भवन की क्षमता होती है। पुनरुद्भवन, पुनरुद्भवन, भवन का मतलब, पुनरुद्भवन का मतलब होता है क्या? रीजनरेशन, मतलब पुनः निर्माण। पुनः निर्माण की क्षमता लीवर में होती है, यकृत में होती है। अगर किसी व्यक्ति में लीवर खराब हो जाता है, डैमेज हो जाता है, बाई चांस उसको शराब, मदिरा, वाइन पीने से लीवर खराब हो गया है, तो अगर वह व्यक्ति कुछ समय के लिए, या डॉक्टर उसको जैसा ही बताता है कि आप
मदिरा का सेवन बंद कर दें तो आपका लीवर सही हो जाए। क्यों? क्योंकि इसमें पुनरुद्भवन की क्षमता सबसे ज्यादा होती है। साथ ही सबसे ज्यादा पुनः निर्माण करने की, अपनी ही जैसी सेल, अपनी ही जैसी कोशिकाओं का निर्माण करने की क्षमता सबसे ज्यादा लीवर में होती है। इसीलिए और भी याद रखिएगा कि वह कौन सा ऐसा जीव है जो सबसे ज्यादा उसमें पुनरुद्भवन की क्षमता होती है। बोलेंगे हेलोडर्मा छिपकली। दूसरा है क्या? हेलोडर्मा जो छिपकली ऐसा थी उसमें सबसे ज्यादा पुनरुद्भवन की क्षमता होती है। वह मतलब जैसे पूंछ काट देती है और फिर से निकल आती है, तो हेलोडर्मा छिपकली में पाई जाती है, याद रखिएगा। और मस्तिष्क में, समझिएगा, मस्तिष्क में पुनरुद्भवन की क्षमता नहीं होती। पुनरुद्भवन की क्षमता सबसे कम होती है, याद रखिएगा, सबसे कम होती है। मतलब कम होती है, मतलब 10% होती है, मतलब कह सकते हैं बहुत कम होती है। इसीलिए कहा जाता है कि आप कभी भी बाइक चलाते हैं यात्रा के दौरान में तो हेलमेट पहन के रखें। क्यों? क्योंकि मस्तिष्क जो सर ही तो है, और यहाँ यह अगर समाप्त हो गया, खराब हो गया, टूट हो गया, इसमें चोट आ गई, तो यहाँ पर जो सेल हैं वो पुनर्निर्माण जल्दी से नहीं होती हैं, याद रखिए। क्योंकि सेंट्रोसोम बहुत कम पाया जाता है यहाँ पर। जब सेंट्रोसोम ही क्योंकि जो सेल का पुनर्निर्माण करता है, रीजनरेट करता है, वही तो है सेंट्रोसोम। जब सेंट्रोसोम ही नहीं पाया जाएगा तो कैसे पुनर्निर्माण होगा? तो यही कारण है साथी कि मस्तिष्क में पुनरुद्भवन की क्षमता सबसे कम होती है। इसीलिए कहा जाता है कि व्यक्ति को सर बचा के रखना चाहिए, क्योंकि अगर ये गया तो फिर दुनिया समाप्त ही समझो, याद रखो। फिर क्या है, मुख्य कार्य क्या होते हैं साथी इसके, याद रखिएगा। तो मुख्य कार्य है विषाक्त पदार्थों को ये निष्क्रिय करता है लीवर। जो भी टॉक्सिक चीजें हैं आपने खाया लिया हुआ है तो उसको सबको समाप्त कर देता है। यूरिया का निर्माण यहीं पर होता है साथी। यूरिया निर्माण की अभिक्रिया जो है किस तरह होती है, सूत्र भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। साथ ही इस बात को जरूर याद रखेंगे, NH3 CO2 NH3 ये जाकर के लीवर में जाता है, तो इस तरह से उसका जनरेशन हो जाता है। बाकी बनती है आपकी यूरिया का सूत्र पूछ सकता है, तो यूरिया का फार्मूला याद रखो, NH2CO NH2 होता है, कई बार पूछा गया है। प्रयोगशाला में सबसे पहला जो एलिमेंट्स बनाया गया था, कह सकते हैं, तो क्या था? बोलेंगे यूरिया पहला पदार्थ है जो कि प्रयोगशाला में वोहलर द्वारा बनाया गया था, याद रखेंगे। आगे आते हैं अपने अन्य तथ्यों की ओर। जितने भी मैं तथ्य बोल रहा हूं ये आपको दिए गए हैं। साथ ही चाहे तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और क्या करें, आप अपने नोट स्वयं बनाया करें, तो आपको ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। वैसे अगर आप इसको 2-3 बार देख भी लेंगे, मैं कहता हूं 2 बार अगर देख लेंगे ना तो आपको कंठस्थ हो जाएगा, इस बात को भी याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। दूसरी बात, तो यूरिया देखेंगे यहां पर यूरिया, तो यूरिया का सूत्र NH2CO NH2, याद रखेंगे। मानव द्वारा उत्सर्जन किया जाने वाला प्रमुख अपशिष्ट पदार्थ है या नाइट्रोजन युक्त होता है। साथ ही याद रखिएगा जैव शक्तिवाद बर्जीलियस द्वारा यह सिद्धांत दिया गया, इसके अनुसार जैविक पदार्थ जो प्रयोगशाला में नहीं बनाए जाते हैं, लेकिन जैविक पदार्थ जिसको बनाया गया इसका वोहलर द्वारा, एक वैज्ञानिक है वोहलर, जिसने सन 1828 ईस्वी में प्रयोगशाला में पहली बार इस यूरिया का संश्लेषण किया हुआ था। लीवर जो होता है इसमें क्या पाया जाता है साथी? बिलिरुबिन। साथी क्या होता है कि बिलिरुबिन एक वर्णक है, एक पिगमेंट है। बिलिरुबिन एक रंग देता है, पीला रंग देता है, जिसको बोलते हैं बिलिरुबिन। तो ये वर्णक है, पिगमेंट है, ठीक है, याद रखिएगा। बिलिरुबिन की मात्रा नियंत्रण करता है, अर्थात लीवर में अगर बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाए, और लीवर जब खराब हो जाता है तो बिलिरुबिन की मात्रा का बढ़ जाना होता है। जब लीवर खराब हो जाएगा अर्थात बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाएगी, अर्थात जो पिगमेंट है वर्णक पीला कलर देता है वो, तो वह ब्लड में जब फैल जाता है तो व्यक्ति को एक रोग हो जाता है, इसको बोलते हैं पीलिया ज्वाइंडिस, याद रखिएगा। तो ये रोग हो जाता है, याद रखेंगे। और बिलिरुबिन कैसा वर्ण देता है? पीला रंग देता है। या लीवर खराब हो जाता है, रक्त में बिलिरुबिन फैल जाता है, तो रंग कैसा हो जाता है व्यक्ति का? पीला पीला दिखने लगता है, अर्थात पीलिया हो जाता है, जिसको ज्वाइंडिस बोलते हैं, जिसको हेपेटाइटिस भी बोलते हैं, जिसको पांड रोग या जलोदर रोग भी बोला जाता है। इस बात को भी याद रखिएगा साथी। तो कई टर्मिनोलॉजी होती है कि आप लोग ये नहीं समझे होंगे, तो उन सभी चीजों को आप लोग देखते चाहेंगे तो ज्यादा सही रहेगा।
लीवर रोग देखेंगे कि लीवर में कौन कौन सी डिजीज हो जाती है, कौन कौन से रोग हो जाते हैं। लीवर सिरोसिस साथी रोग हो जाता है। लीवर सिरोसिस मतलब होता है लीवर का फैटी हो जाना, लीवर का बढ़ जाना, लीवर का आकार बड़ा हो जाना, समझ रहे हैं आप, ठीक है। अत्यधिक शराब पीने से के सेवन से लीवर सिरोसिस हो जाता है, और इसका शराब ही मतलब नहीं है, और भी कई चीजें हो जाती हैं। इसमें लीवर कठोर होने लगता है साथी, क्या हो जाता है कि लीवर कठोर होने लगता है शराब का सेवन करने से। लीवर में विटामिन ए स्टोर होता है साथी, सबसे ज्यादा किसके लीवर में विटामिन ए पाया जाता है, याद रखिएगा। लीवर ए जो है साथी, जो सबसे ज्यादा पाया जाता है सर्वाधिक, ये कई बार प्रश्न पूछा गया है साथी, सर्वाधिक होता है मछली के यकृत में, फिश, मछली के यकृत में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, विटामिन ए। वैसे भी जो स्टोरेज करने का काम करता है लीवर, वो विटामिन ए को करता है, याद रखिएगा। लीवर भविष्य के लिए ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित करता है। लीवर का ट्रांसप्लांट किया जाता है, मतलब लीवर लगाया भी जा सकता है। लीवर में पित्तरस का निर्माण होता है। पित्तरस क्वेश्चन बनेगा कि बताइए पित्तरस का निर्माण कहां पर होता है, बोलेंगे लीवर में, लेकिन पित्तरस स्टोर कहां पर होता है, पित्ताशय में, याद रखिएगा, पित्ताशय में, ठीक है। तो इसका अब देखिएगा पित्तरस क्या होता है, इसका पीएच मान पूछ सकते हैं, 7.6 टू 7.8 तक रहता है, क्षारीय भी कह सकते हैं इसको। निर्माण भंडारण का जो होता है इसका, वो लीवर में होता है, पित्ताशय में, भंडारण पित्ताशय में होता है, निर्माण यकृत में होता है। पित्तरस के कार्य क्या होते हैं, या गैल ब्लाडर में छोटी आंत से लेकर के डायोडेनम जो होती है, छोटी आंत की सबसे पहला स्टेज, इसको डायोडेनम कहा जाता है। इसके आकार, इसमें एंजाइम नहीं होते, इसलिए इसे पाचन नहीं होता है। तो जब पित्ताशय में कोई एंजाइम नहीं होता है, यहाँ पर डाइजेशन नहीं होता है, तो डाइजेशन के हमने 3 पार्ट देखे हैं पहले, मुख में दूसरा क्या देखा हमने, आमाशय, और यकृत के भी डाइजेस्ट करने का यहाँ पर कुछ कार्य कर रहा था। इसके बाद मुख्य कार्य यहाँ पर देख लेते हैं, तो वसा का पायसीकरण करता है पित्ताशय, और वसा को छोटे छोटे कणों में तोड़ने का कार्य करता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि आमाशय में प्रोटीन का और कुछ फैट कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो रहा था, लेकिन आपने देखा यहाँ पर किसका पाचन हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है साथी, अर्थात किसमें, डाइजेशन में के कार्य में पित्तरस जो है कि वसा को छोटे छोटे कणों में तोड़ देता है, क्योंकि डाइजेशन सिर्फ 3 ही चीजों को होता है साथी, कौन कौन सी, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, वसा का। आगे बढ़ेंगे। अब साथी अगला पार्ट है आपका अग्न्याशय। देखिएगा थोड़ा क्लास बढ़ी जा रही है, परेशान मत होइएगा, इतना भी नहीं ज्यादा बड़ी है, लेकिन आपको मैं इस क्लास को आज समाप्ति कर दूंगा, और सारे तथ्यों को हम लेते हुए चलते हैं। ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा हमने कुछ भी चीजों को बता दिया और समाप्त कर दिया, ऐसा कुछ नहीं साथी। विश्वास रखिए, अगर इस क्लास में आप आए हैं तो आपको बहुत ही अच्छा चीजें मिलेंगी, और उसी उम्मीद के साथ हम आपकी सारी उम्मीदों के साथ खरा उतरने का प्रयास कर रहे हैं, और करते भी रहेंगे। तो इसलिए वीडियो को बने रहिएगा और देखते रहिएगा, ठीक है। देखिएगा अग्न्याशय क्या होता है साथी, पैनक्रियाज को कहा जाता है, या पूर्ण पाचक ग्रंथि है, ये पूर्ण पाचक ग्रंथि है, याद रखिएगा। मनुष्य की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है और पूर्ण पाचक ग्रंथि है, याद रखिएगा। कंप्लीट डाइजेस्टिव ग्लैंड, या पीले येलो रंग की होती है, इसका रंग भी पूछ सकता है। शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड, या सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि भी है, याद रखिएगा, मिश्रित ग्रंथि भी है। और एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन, मिश्रित का मतलब होता है, एंडोक्राइन का मतलब बहिस्रावी, और एंडोक्राइन का मतलब होता है अंतःस्रावी। अंतःस्रावी और बहिस्रावी ये दोनों प्रकार की ग्रंथियां हैं, इसको कहा जाता है अग्न्याशय, पैनक्रियास। और अग्न्याशय में अग्न्याशयी रस निकलता है साथी, पैनक्रियाटिक जूस निकलता है, ठीक है। और पैनक्रियाटिक जो जूस होता है अग्न्याशयी रस साथी, यह डायोडेनम से निकलता है। डायोडेनम का मतलब होता है छोटी आंत का वो पहला भाग, वहां से निकलता है, ठीक है। और इसका जो पीएच मान पूछ सकता है साथी, वो 7.6 टू 8.3 होता है, अर्थात यह बेसिक होता है, क्षारीय होता है, और यह पूर्ण पाचक रस यहां पर यही पर बनता है, तो यही होता है। अग्न्याशयी रस में एंजाइम पूछ सकता है, बताइए एंजाइम, तो बोलेंगे ट्रिप्सिन यहां पर पाया जाता है। ट्रिप्सिन क्या कार्य करता है साथी, प्रोटीन एवं पेप्टोन को अमीनो एसिड में बदल देता है, और एमाइलेज जो पाया जाता है साथी, वह स्टार्च कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदल देता है, और लाइपेज जो होता है वो वसा को फैटी एसिड या ग्लिसरॉल में बदल देता है। समझ पा रहे हैं? चलिए आगे बढ़ा जाए। अब देखिएगा यहां पर छोटी आंत के बारे में। छोटी आंत आप लोग देख पा रहे होंगे, यह है आपका डायोडेनम, मतलब छोटी आंत का वो पहला भाग, यही है आमाशय से लगा हुआ और छोटी आंत का पहला भाग है, इसको डायोडेनम कहा जाता है। जुजुनम है, इलियम है, लार्ज इंटेस्टाइन भी यहां पर मिल जाएगी आपको,
रेक्टम मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग बढ़ेंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होती है? छोटी आंत। पाचन तंत्र का सबसे बड़ा भाग है साथी। यहाँ पर इसकी जो लंबाई पूछ सकता है, बोलेंगे लगभग कितने मीटर की होती है? 6.6 से 6.5 मीटर की होती है। तो इतनी लंबी ये आंत है, छोटी आंत। इसलिए छोटी कहा जाता है देखने में। क्यों? क्योंकि लंबाई है सबसे ज्यादा, आकार में चौड़ाई में नहीं है, इसलिए इसको छोटी आंत कहा गया। ठीक है। पीएच मान इसका होता है क्षारीय 8 होता है। आंत्र रस यहां से निकलता है ना। इसमें पाया जाता है। भोजन का पूर्ण पाचन जो है होता है यहीं पर होता है। तो बोलेंगे कि पूर्ण पाचन कहां पर होता है? छोटी आंत में। लेकिन पूर्ण पाचक ग्रंथि कौन सी है? वो थी अग्न्याशय। ये सारे टर्म हैं, याद रखें, इनको भूलिएगा मत। छोटी आंत के भाग पूछ सकता है, बोलेंगे पार्ट कौन होते हैं? बोलेंगे डायोडेनम होता है। इसकी लंबाई पूछ सकता है, बड़ी 25 सेंटीमीटर होती है साथी। आकार जो होता है वह सी के आकार का होता है। ये है आपका सी के आकार जैसा। और यह आमाशय से जुड़ा होता है। आमाशय का मतलब होता है वही अभी जो मैं बता रहा था, है ना, स्टमक से जुड़ी हुई होती है। जुजुनम, जुजुनम की जो लंबाई होती है वो 2.5 मीटर तक की होती है। ये लंबाई होती है इसकी। और इसके बाद इलियम, इसकी लंबाई होती है। तो आपने देखा कि 2.5 मीटर ये होगा, 3.5 मीटर तो ये हुआ, तो 3.5 और 2.5 कितना हो गया? 5, 5, 6। तो ऐसे हो गया जाकर के, सेंटीमीटर में है जाकर के, तो कुछ पॉइंट में आकर के बढ़ जाती है। ये चीज हो जाती है। इसके बाद आंत्र रस कौन कौन से होते हैं? तो एरेप्सिन यहाँ से मिलेगा, लाइपेज, सुक्रेज, माल्टोज और लैक्टोज। कभी कभी ये मिलाने के लिए पूछ सकता है कि बताइए लाइपेज से क्या होता है कि ये किसको किस में कन्वर्ट करता है। तो सारे डाटा बड़े इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिए चलिएगा। एरेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदलता है। लाइपेज फटा को बसा को फैटी एसिड में बदलता है। सुक्रेज ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदलता है। फ्रक्टोज साथी याद रखेंगे, ये जो फ्रक्टोज है इसको कहा जाता है फलों की शर्करा। फ्रक्टोज क्या है? फलों की शर्करा है। और यह विश्व की सबसे मीठी शर्करा भी कहा जाता है फलों की शर्करा को, याद रखेंगे। माल्टोज होता है, माल्टोज को ग्लूकोज में बदलने का काम करता है। लैक्टेज जो होता है, लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तोड़ने का कार्य करता है। ठीक है, चलिए अब देखिएगा यहाँ पर बड़ी आंत की ओर आते हैं हम लोग। लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत क्या है इसको भी देखते जाइएगा जल्दी से। बड़ी आंत की जो साथी लंबाई है 1 से 1.5 मीटर होती है। ठीक है, चौड़ाई सबसे ज्यादा होती है इसकी। यहाँ किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता है, यहाँ पर डाइजेशन साथी नहीं होता। कार्य क्या है इसके? यहाँ पर जल का अवशोषण और खनिज पदार्थों का अवशोषण होता है साथी। समझ रहे हैं आप लोग? और अपचित पदार्थों, अपचित जो पदार्थ होते हैं वह रेक्टम के माध्यम से बाहर कर दिए जाते हैं। गुदा, एनस के माध्यम से अपचित पदार्थ को बाहर कर दिया जाता है। ये कार्य है इसके। इसके बाद इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की ओर जाते हैं। मल में जो गंध आती है साथी, जो मल में गंध आती है वो किसके कारण आती है साथी? ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये गंध आती है स्केटोल और इंडोल के कारण, याद रखिएगा। प्यास का नियंत्रण कौन करता है? बोलेंगे साथी प्यास का कारण क्या होता है? हाइपोथैलेमस होता है ना। और जो कि यह मस्तिष्क में पाया जाता है। रक्त के संकेत के अनुसार प्यास का नियंत्रण कर पाता है। अपेंडिक्स क्या होती है? अपेंडिक्स जो होती है वो छोटी आंत और बड़ी आंत के एक बीच का भाग होती है, वहीं से उसी को बोलते हैं अपेंडिक्स। इसको क्रमि रूप परिशेषिका कहा जाता है हिंदी में। क्रमि रूप परिशेषिका, क्रमि रूप परिशेषिका के नाम से हिंदी में इसको कहते हैं। बाकी इसको अपेंडिक्स कहा जाता है। इसकी लंबाई होती है 8 सेंटीमीटर। यह एक अवशेषी अंग है। और देखिएगा अवशेषी का मतलब होता है उनका हमारे शरीर में होने ना होने से कोई परिवर्तन नहीं पड़ता है। मतलब जैसे अक्ल दांत, कहते हैं नहीं कि अक्ल दांत जो बाद में आते हैं, काफी 18 के प्लस के हो जाने के बाद व्यक्ति को आते हैं, कभी कभी और भी ज्यादा हो जाने पर आते हैं। तो जो कर्ण पल्लव पेशियां हैं, जो एक कर्ण पिन्ना बोलते हैं, इनका भी कोई कार्य नहीं है। ये भी अवशेषी अंग में है। बाल आपके अवशेषी अंग में है। रोए आपके अवशेषी अंग में है। मूछे, दाढ़ी, बाल, नाक तो नहीं, कान की कर्ण पल्लव पेशियां और अपेंडिक्स, समझ रहे हैं। और ये नाखून जो है ये सब अवशेषी अंगों में रखा गया है इनको। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा अवशेषी अंग है जो कि कुछ जीवों में यह सेलुलोज का पाचन कर देता है, सेलुलोज, लेकिन मनुष्य में सेलुलोज का पाचन नहीं होता है। सेलुलोज एक पॉलीकार्बोहाइड्रेट है, इसका पाचन मनुष्य के शरीर में नहीं होता है, क्योंकि मनुष्य का शरीर सेलुलोज के पाचन के लिए कभी नहीं तैयार है। साथी तो यहां तक हमने किसकी बात किया? डाइजेस्टिव सिस्टम की। ठीक है, तो सारे तथ्यों को मैंने आपको बताने का प्रयास किया। उम्मीद है ये क्लास में आप लोग उन सभी तथ्यों को समझ पाए होंगे। ठीक है साथी, और मिलते हैं आपको हम अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।